अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। देखो मियाँ, ये लड़की जहाँ कहीं तुमको मिले ढूंढ निकालो, फिर मैं तुम्हारे ताजो तख्त का मालिक तुम्हें बना दूंगा। मैंने मलक सादक को यकीन दिलाते हुए कहा, जनाब जिस तरह भी होगा मैं इस लड़की को आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। इसी दिन मुबारक के साथ मैं लड़की की तलाश में रवाना हो गया। मुख्तलिफ शहरों और गाँव में घूमता रहा। जंगल बेबान छान मारे, पहाड़ वादियाँ भी देख ली, मगर इस लड़के का कहीं निशान ना मिला। इस तरह मारे मारे फिरते हुए मुझे 1 साल गुजर गया। अब तो मैं बिल्कुल मायूस हो गया। ना तो वो लड़की मिलेगी और ना ही मुझे अपना तख्तो ताज हासिल होगा। ऐसे मौके पर हबशी गुलाम मुबारक मुझे समझाता, शहजादा हुजूर, बिल्कुल आप मायूस क्यों होते हैं। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखें, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। पुराने खातम की बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती। मैं मलक सादक की दिखाई हुई तस्वीर वाली लड़की की तलाश में फिर से चल पड़ता। इसी तरह घूमते हुए हम लोग एक शहर में दाखिल हुए। वहाँ एक बूढ़े फ़कीर पर नज़र पड़ी। इसकी आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। बूढ़ा शख्स लाठी टेक कर चल रहा था। इसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। तमाम जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि इस बूढ़े फ़कीर को किसी ने भी खैरात न दी, बल्कि जो भी राहगीर मिलता इसे बुरी तरह झिड़कता। वो गरीब खामोशी से सब कुछ सुनता और आगे बढ़ जाता। मुझे इसके हाल पर बहुत रहम आया। जल्दी से इसके करीब जाकर एक अशरफी इसके हाथ पे रख दी। वो दुआएं देने लगा, ए दाता, खुदा तेरा भला करे, लेकिन तुम मुसाफिर मालूम होता है। हाँ बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, 7 बरस से परेशान फिर रहा हूँ, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता। घबराओ नहीं, खुदा पर भरोसा रखो। ये कहकर वो बूढ़ा फकीर एक तरफ को चला। मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगा ताकि देखूं आखिर कहाँ जाता है। आखिर चलते चलते वो फकीर शहर से बाहर एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हुआ। ये किसी ज़माने में महल हुआ होगा, मगर अब बिल्कुल वीरान नज़र आ रहा था। दीवारें गिरी जा रही थी। अक्सर मकानों की छतें गायब हो गई थी। जा बजा घास उग आई थी। हर जगह काई जमी हुई थी। बूढ़े शख्स ने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज़ दी, बेटी मैं आ गया। बाबा, आप आ गए इतनी जल्दी? खैर तो है? किसी लड़की के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। बेटी, आज शहर में एक मुसाफिर मिल गया था। वो बड़ा सखी था। उसने मुझे एक अशरफी दी। बहुत दिनों से हम दोनों ने पेट भर कर खाना नहीं खाया और तेरे कपड़े भी फटे पुराने हैं। आज ही बाजार जाकर सब सामान ले आऊँगा। बड़ा ही सखी मुसाफिर था, अल्लाह इसका भला करे, लड़की कहने लगी। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे इन बेचारों पर बड़ा तरस आया। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इनके साथ ही ठहरा जाए, इस तरह इनकी मदद भी हो जाएगी। मुबारक ने भी मेरी राय पसंद की। चुनाचा हमने बूढ़े शख्स को आवाज़ दी कर बुलाया और इससे कहा, पापा हम मुसाफिर हैं, कोई जगह नहीं मिली, यहाँ ठहरना चाहते हैं। फकीर ने आवाज़ सुनकर पहचान लिया, बहुत खुश हुआ और अंदर एक कमरे में ले जाकर ठहराया। थोड़ी देर बाद जब उसकी बेटी खाना लेकर आई तो हैरत में पड़ गया। शक्ल देखी भाली मालूम होती थी। जो गौर से देखा तो ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर जिन्हों के बादशाह मलक सादक ने मुझे दिखाई थी। वो लड़की बहुत हसीन थी। गुफ्तगू नहायत सलीके से करती थी, नहायत तमीज़दार और हमदर्द थी। मुसाफिर समझकर हमारी बेखातिर मुसाफिर समझ के बेतरह हमारी खिदमत की, हमारे आराम का ख्याल रखती। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। मैं इससे शादी करना चाहता था। लिहाजा एक दिन बूढ़े से इस बात की दरख्वास्त की, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूँ। फिर इसने अजीब व गरीब वाक़या सुनाया। मैं कभी इस शहर का हाकिम हुआ करता था। मेरी ये बेटी बहुत खूबसूरत थी। इस मुल्क के बादशाह ने शहजादे की शादी मेरी बेटी से करना चाहिए। मैं भला इनकार करता?
फौरन राज़ी हो गया। फिर एक दिन दोनों की शादी हो गई। इस रात सख्त तूफान आया, महल में हंगामा मच गया। जिन्नों के बादशाह ने आकर शहजादे को कत्ल कर दिया। हमारे मुल्क के बादशाह को बेटे के मर जाने का बड़ा गम हुआ। इसने मेरी बेटी को नहायत मनहूस समझा और मेरे घर वापस भिजवा दिया। इसके बाद तमाम लोगों ने हमें मनहूस समझना शुरू कर दिया और हमारा ख्याल तक नहीं किया। मेरी जमा पूंजी एक एक करके ख़त्म हो गई। फिर मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया, लेकिन शहर वाले खैरात तक देने गवारा नहीं करते, बल्कि वो उल्टा छिड़क देते हैं और बुरा भला करते हैं। मैं तो ताने ताने को मोहताज हो गया हूँ। अपनी ये कहानी सुनाकर बूढ़े फ़कीर ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं जिन्नों के बादशाह से बहुत डरता हूँ, कहीं वो भी तुम्हें ना मार डाले। इसी दरमियान वो बूढ़े शख्स सख्त बीमार पड़ गया। मैंने दिलो जान से इसकी तीमारदारी की, हकीम के यहाँ से दवाई लाता और वक्त पर उसे बुलाता, लेकिन इसकी हालत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। एक दिन मुझे अपने करीब बुलाकर कहने लगा, बेटा, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे मर जाने के बाद तुम इस लड़की को अपने वतन ले जाना और वहाँ जाकर शादी कर लेना। आगे खुदा की मर्जी। चंद ही दिनों बाद बूढ़ा फ़कीर मर गया। मैं इस लड़की को लेकर हबशी गुलाम मुबारक के साथ वतन की तरफ चल पड़ा। जब हम काफ़ी रास्ता तय कर चुके तो अचानक बड़े ज़ोर की आंधी उठी। फिर जिन्नों की फ़ौज नजर आई। मालूम हुआ कि इनके बादशाह मलिक सादक ने हमारे इस्तकबाल के लिए ये लश्कर भेजा है। अब तो मैं बहुत घबराया। मुझे यकीन हो गया कि मलिक सादक इस लड़की को मुझसे ज़रूर छीन लेगा और मैं किसी सूरत में भी इस लड़की को वापस नहीं करना चाहता था। मैंने इसके बूढ़े बाप से वादा कर चुका था कि वतन जाकर इससे शादी कर लूँगा। मुझे उदास देखकर मुबारक ने कहा, शहजादे हुजूर, आप बिल्कुल ना घबराएं। मेरे पास एक ख़ास तेल है, हम इस लड़की के सर पर डाल देंगे। इससे ऐसी बू उठेगी कि मलिक सादक का दिमाग फटने लगेगा। इसे लड़की से नफरत हो जाएगी, फिर वो इसे आपको दे देगा। चुनाचा मुबारक ने इस लड़की के सर पे तेल डाल दिया। फिर हम दोनों इसे लेकर मलिक सादक के पास पहुँचे। जब लड़की इसके करीब गई तो बदबू की वजह से इसका दिमाग फटने लगा। वो गुस्से से शुरू हो गया और गरजते हुए बोला, ए लड़के, तूने वादा खूब पूरा किया, देख तुझे इससे बेईमानी का कैसा मजा खाता हूँ। ये कहकर मुझे ऐसी लात मारी कि मैं चकरा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि एक जंगल में पड़ा हुआ हूँ। वहाँ हर तरफ कांटेदार झाड़ियों के सिवा कुछ न था। कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं यहाँ किस तरह आ गया। अकल काम नहीं करती थी। आखिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और एक तरफ चलने लगा। मुझे कहीं भी न मलिक सादक मिला, न वो लड़की दिखाई दी। आखिर मायूस होकर मैंने खुद को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देना चाहा। इसी वक्त एक नकाबपोश बुजुर्ग आए और कहने लगे, इंसान पर ही मुसीबत आती है, लेकिन मायूस होकर खुदकुशी करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो और रूम की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हारी मुराद पूरी होगी। वो बुजुर्ग दिलासा देकर मेरी नज़रों से गायब हो गए। फिर मैं इनके कहने के मुताबिक चलता चलता यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। बादशाह सलामत, ये है मेरी कहानी जो आपने सुनी। ये कहकर चौथा फ़कीर खामोश हो गया। बादशाह आज़ाद बख्श ने जिन्नों के सबसे बड़े बादशाह मलिक शहपाल से चौथे फ़कीर का माजरा भी कह सुनाया। इसने मलिक सादक को फ़ौरन हुक्म भेजा कि तेरे पास जो आदमजाद है हाजिर करो। इसने मजबूर होकर बूढ़े शख्स की बेटी को हाजिर कर दिया। फिर शहपाल ने एक दिन चीन के शहजादे से इस लड़की की शादी कर दी। बहुत से तोहफे और माल असबाब देकर दोनों को इनके वतन रवाना किया। इधर बादशाह आज़ाद बख्श की छोटी मलका के यहाँ खूबसूरत सा शहजादा पैदा हुआ। बादशाह का चेहरा खुशी से तिमतमा उठा। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी तमन्ना भी पूरी हो गई। इस तरह नकाबपोश बुजुर्ग का कौल पूरा हुआ
اور چاروں فقیر ملک روم پہنچ کر اپنی اپنی مراد کو پہنچے، پھر ہنسی خوشی اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔